ये हो गया लूज और टाइट ड्राइंग के बारे में, लूज और टाइट स्केचिंग के बारे में। पैब्लो पिकासो एक दिन में 2-2 पेंटिंग खत्म करते थे, वहीं लियोनार्डो दा विंची 10-10 साल 20-20 साल में एक पेंटिंग बनाते थे। आर्टवर्क कभी भी टाइम के बेसिस पे जज नहीं किया जाता। हे एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे लूज स्केचिंग का मतलब। अगर इसको आप गूगल पे सर्च करो तो इसका मीनिंग बेसिक फॉर्म पे ये निकलता है कि ड्रॉ करना, लेकिन ज़्यादा रिलैक्स्ड वे में, कंफर्टेबल वे में जब हम ड्रॉ करते हैं, रिलैक्स्ड पोजीशन में ड्रॉ करते हैं जहाँ पे कोई डिटेल की चिंता नहीं होती है, बड़ी पिक्चर को जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसको लूज स्केचिंग बोलते हैं। ये लूज जो वर्ड है ये ज़रूरी है आपको समझना एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि ये शब्द जो है ना लूज, ये बार बार इस्तेमाल में आता है भले ही आप कोई भी काम कर रहे हो। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ वो आपको लंबे समय में काम आएगी। हो सकता है अभी के समय में, इस मोमेंट में आप कुछ और प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कोई और पेंटिंग कर रहे हो, आप कोई और स्टाइल कर रहे हो, आप कोई और कलर आपको पसंद आ रहा हो, आपको और कोई सब्जेक्ट पसंद आ रहा हो, आपको कुछ भी और पसंद आ रहा हो, लेकिन जो ये बेसिक वर्ड्स हैं, जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो ऐसी बातें हैं जो आपको जीवन भर इस्तेमाल में आने वाली है, ये वो सारे शब्द हैं और ये हर जगह काम में आते हैं। तो जब आप इसको समझते हो, सीखते हो, तो प्रोफेशनली तो ये आपको ऑब्वियसली हेल्प करते ही हैं। प्रोफेशनली बात करने में, कम्युनिकेट करने में, कोई टीचिंग लाइन में तो उनको तो हेल्प करते ही हैं। नॉर्मली एज ए हॉबिस्ट भी आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करवाते हैं जब आप आर्ट को और ज़्यादा, इन सब शब्दों को, इन सारे टर्म्स को समझते हो। इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में मैं एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, एक बेसिक स्केच बना के दिखाऊंगा, ताकि आप उसको देख के प्रैक्टिकली तो समझो ही समझो कि लूज से मेरा मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, और उस समय मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। एक बार मैं थोड़ा सा वीडियो को प्रैक्टिकली शुरू करने से पहले थोड़ा सा इस शब्द की ज़रूरत क्यों है, कहाँ कहाँ पड़ती है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और थोड़ा क्लियरली आसान शब्दों में समझते हैं इसका मीनिंग। सबसे पहले बताओ लूज का मतलब क्या है। LOOSE, लूज का मतलब होता है ढीला। इंग्लिश में लूज का मतलब होता है ढीला, ये सबको पता होगा। टाइट का मतलब क्या होता है। टाइट मतलब टाइट, लूज का ऑपोजिट हो गया टाइट। ये इंग्लिश में नॉर्मल वर्ड्स हैं, ठीक है। आर्ट को एक बार भूल जाते हैं, ये नॉर्मल शब्द हैं, लूज, टाइट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। वर्ड्स लिखना भी कमेंट सेक्शन में लूज, टाइट दोनों लिखना। अब जब भी हम ड्राइंग करते हैं और जब कोई बोलता है कि प्लीज ड्रॉ इन ए मोर लूज वे, या वो आर्टिस्ट हैं, ये आर्टिस्ट पुराने जमाने के थे, या अभी करेंटली वो आर्टिस्ट हैं, वो ना लूज ड्राइंग करते हैं, या वो लूज आर्टवर्क ज्यादा पसंद करते हैं, या वो ज्यादा, जैसे बोला जाता है कि ट्रेडिशनली या एकेडमिकली या जो क्लासिकल वे होती है वहाँ पे ज़्यादा टाइट ड्राइंग बनाई जाती है, वहाँ पे लूज ड्राइंग नहीं बनाई जाती, वहाँ टाइट बनाई जाती है। तो ये सारे जो सेंटेंस मैंने बोले उसका मतलब समझो कि जब मैंने बोला कि वो आर्टिस्ट ज़्यादा लूज बनाते हैं, तो वो ज़्यादा डिटेल्स के ऊपर ध्यान न देते हुए बहुत ही बेसिक जो ओवरऑल बड़ी पिक्चर है, अब मैं प्रैक्टिकली जब आपको बताऊंगा करके तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन बेसिकली ये समझो कि वहाँ पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, डिटेल्स के ऊपर फोकस नहीं करते हैं और फटाफट से एक लूज वे में जो बड़ी पिक्चर है उसको ड्रॉ करते हैं। और जब कोई बोलता है कि टाइट बनाते हैं, क्लासिकल ट्रेनिंग में हम टाइट ड्राइंग करते हैं, तो वहाँ पे एक एक चीज़ को ध्यान से बनाया जाता है। वहाँ पे डिटेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि जो शेडिंग कर दिया, हाईलाइट दे दिया, वो चीज़ें भी आती हैं टाइट में, लेकिन बेसिकली वहाँ पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा डिटेल की तरफ रुझान, जो हमारा झुकाव रहता है वो ज्यादा रहता है टाइट वर्क में। ये हो गया लूज और टाइट ड्राइंग के बारे में, लूज और टाइट स्केचिंग के बारे में। अब ये लूज और टाइट जो वर्ड है वो पेंटिंग में भी इस्तेमाल होता है। कोई बोलता है कि ये टाइट पेंटिंग है। टाइट पेंटिंग का मतलब ये है कि वहां पे बहुत ही डिटेल्स को ध्यान दिया गया है, हर एक ड्राइंग से लेके, स्ट्रक्चर से लेके, कलरिंग के पार्ट को लेके, हर एक कलर का जो ट्रांजिशन है, जो कलर की हार्मोनी, हर एक चीज को ध्यान रखते हुए हर एक छोटी सी छोटी बात को ध्यान दिया गया है, उसको बोलते हैं टाइट पेंटिंग। अगर बोलते हैं कि लूज पेंटिंग, तो वहां पे ऑब्वियसली कि उसमें बहुत ही ध्यान से नहीं किया गया। जैसे आपने बहुत सारे आर्टवर्क्स देखे होंगे आर्टिस्टों के, जहाँ पे वो ब्रश स्ट्रोक्स लगाते हैं, नाक का एरिया तो बस एक स्ट्रोक लगाया, एक स्ट्रोक लगाया, एक स्ट्रोक लगाया, अब वो नाक की फीलिंग पूरी आ रही है, ठीक है, लेकिन बहुत लूज वे में किया, बहुत एक एक चीज को मिक्स करते हुए, ब्लेंड करते हुए नहीं किया, लूज। तो बेसिक इजी समझो कि लूज मतलब ढीला ढाला, आराम से कलर लगाया, एक स्ट्रोक 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 में खत्म हो गया, तो लूज वे में वो काम करते हैं। तो ये आर्टिस्ट की जो स्टाइल है वो ज़्यादा लूज है, ये आर्टिस्ट का जो स्टाइल है वो ज़्यादा टाइट है। तो ये शब्द समझने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये शब्द आपको आर्ट की जर्नी में बहुत लोग बोलेंगे। ज़्यादातर प्रोफेशनल आर्टिस्टों के मुंह से आप ये सारे शब्द सुनने को आपको मिलेंगे। जैसे कई बार मेरे कोई स्टूडेंट है, मान लो मैं उनको सिखा रहा होता हूँ, तो मैं उनको ये नहीं बोलता हूँ कि इसको ज़्यादा डिटेलिंग दो, मैं बोलता हूँ इसको थोड़ा टाइट
टाइट आर्टवर्क इसमें हमें करना है, ये आर्टवर्क को थोड़ा लूज रखना है। तो ये शब्द प्रोफेशनल वर्ड्स में प्रोफेशनली बहुत हेल्प करते हैं, किसी और को समझाने में भी, खुद समझने में भी। कहीं एग्जीबिशन में जाओगे, कहीं बाहर जाओगे, किसी और के सामने प्रेजेंट करोगे चीज़ों को, तो ये शब्द का इस्तेमाल करोगे, इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करोगे, तो ज़्यादा आपका प्रोफेशनल बिहेवियर वहाँ पे दिखेगा, ज़्यादा आपका कनेक्शंस बनेंगे, ज़्यादा लोगों के बीच आप एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट के तौर पे अपनी जो छवि है उसको ज़्यादा बरकरार रख पाओगे। तो बहुत चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें सीखने से बहुत हेल्प करता है। अब इसको प्रैक्टिकली करते हैं और थोड़ा और ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, ताकि इसको आप प्रैक्टिकली खुद भी करो, इसकी इंपॉर्टेंस को भी समझो। और ये भी गलती मत करना, कई लोग एक मिस्टेक भी करते हैं कि लूज सुन के बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, तो टाइट वर्क को छोड़ ही देते हैं। उसको भी मैं प्रैक्टिकली जब करूँगा तो बताऊँगा। अच्छा, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ शेयर करता हूँ, कई लोग गलत मीनिंग ले लेते हैं। लूज आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट जो लूज आर्टवर्क बनाता है, एक आर्टिस्ट जो टाइट आर्टवर्क बनाता है, कभी भी दोनों में कंपैरिजन मत करना। बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं वो ये गलती कर देते हैं, ये सोचते हैं कि यार ये टाइट आर्टवर्क बनाता है, ये आर्टिस्ट बहुत डिटेल काम करता है तो ये महान कलाकार है। ऐसा नहीं है। हर आर्टिस्ट की अपनी पहचान है, और ये पहचान की बात मैं कर रहा हूँ उन आर्टिस्टों के बारे में जो प्रोफेशनली काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे पहुँच चुके हैं। बिगिनिंग में पहचान की बात नहीं आती है। बिगिनिंग में हमें सब कुछ करना चाहिए, बिगिनिंग में हमें एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, बिगिनिंग में हमें कभी भी एक चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को ये बिना जाने कि हम किस चीज़ के लिए बने, अगर पहले से ही हम किसी और से इन्फ्लुएंस होकर अपने आप को उस तरफ मोड़ देते हैं तो हमारा दिमाग ये हमें एक्सपेरिमेंट करने से रोक देता है। इसलिए शुरू में कभी भी पहचान की, स्टाइल की, इन सब की बात नहीं करनी चाहिए। अब जब मैं प्रोफेशनल या बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट की बात करता हूँ, और जब मैं बोलता हूँ कि लूज आर्टिस्ट भी होते हैं, लूज आर्टवर्क जो बनाते हैं, जो ज़्यादा लूज आर्टवर्क बनाना पसंद करते हैं, तो उनमें भी बहुत ही कमाल के ग्रेट आर्टिस्ट हैं। कुछ आर्टिस्ट जो टाइट आर्टवर्क्स बनाते हैं, सीरियसली वेरी टाइट आर्टवर्क्स, बहुत ज़्यादा टाइट आर्टवर्क्स बनाते हैं, उसमें भी कमाल के आर्टिस्ट हैं। अब आपका ये टास्क भी है कि कौन कौन से ऐसे आर्टिस्टों को आप डेली लाइफ में देखते हो जो टाइट आर्टवर्क्स बनाते हैं, कौन कौन से ऐसे आर्टिस्टों को देखते हो जो लूज आर्टवर्क्स बनाते हैं। मैं तो ज़्यादातर इंटरनेशनल आर्टिस्टों को फॉलो करता हूँ, बट इंडिया में भी जैसे राजा रवि वर्मा थे, उनका आर्टवर्क टाइट था। ओके, टाइट आर्टवर्क्स था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिकल ट्रेनिंग से प्रेरित होकर चीज़ों को कर देते, तो टाइट आर्टवर्क्स था। तो ऐसे बहुत सारे लूज और टाइट दोनों तरीके के कमाल के आर्टिस्ट होते हैं। उनमें से कुछ नाम आपको रिसर्च करने हैं, खोजने हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना, ये आपका टास्क है। जो लोग करेंगे उनकी नॉलेज बढ़ेगी, तो ये आपको छोटा सा टास्क है। अब ये भी होता है कई बार कि एक लूज आर्टिस्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार होता है, जो कि कुछ स्ट्रोक्स लगाता है, और उसके कंपैरिजन में जो बहुत ज़्यादा डिटेल कर रहे हैं, ऐसे भी केसेस होते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं समझना कि जब हम किसी आर्टवर्क में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि कभी भी ऐसा मत समझना कि किसी आर्टवर्क को जजमेंट उस आर्टवर्क में दिए गए टाइम के बेसिस पे होता है। एक आर्टवर्क कभी भी टाइम के बेसिस पे जज नहीं किया जाता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल के बिगिनर को तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो बिगिनर सोचते हैं कि सर मैंने तो ये आर्टवर्क में ना 50 घंटे लगाए थे, उस आर्टिस्ट ने तो सिर्फ 2 ही घंटे लगाए थे, तो मेरा आर्टवर्क तो ज़्यादा मैंने मेहनत की थी, तो मेरा आर्टवर्क क्यों नहीं आया इस कॉम्पिटिशन में, सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ। टाइम के बेसिस पे आर्टवर्क अच्छा नहीं बनता। यस, कि आपने ज़्यादा टाइम दिया वो मैटर नहीं करता, रिजल्ट किस में आ रहा है वो मैटर करता है। हो सकता है वो आर्टिस्ट 10 साल से काम कर रहा है, तब जाके वो 2 घंटे में आर्टवर्क बनाने लायक इंसान बना है, और वो लूज आर्टवर्क में ही महारत हासिल उसने की है। आपका काम है टाइट आर्टवर्क्स बनाना, उसमें ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा। पैब्लो पिकासो एक दिन में 2-2 पेंटिंग खत्म करते थे, वहीं लियोनार्डो दा विंची 10-10 साल 20-20 साल में एक पेंटिंग बनाते थे। दोनों ही कलाकार महान है, दोनों ही अपने क्राफ्ट में एक्सपर्ट थे, ग्रेट थे। तो दोनों तरीके के आर्टिस्ट होते हैं, दोनों तरीके के महान कलाकार होते हैं, तो कभी भी कंपैरिजन इन दोनों में नहीं किया जा सकता। बात सिर्फ इतनी है कि हमें कंपैरिजन करके जजमेंट नहीं लेना है। हमें उस आर्टिस्ट को पर्टिकुलरली उसकी लाइफस्टाइल के हिसाब से, उसकी सोच के हिसाब से, उसका जो नज़रिया है आर्टवर्क को लेके, उसकी जो मेहनत है या उसकी जो जर्नी है, उस बेसिस पे हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, इसके ऊपर और भी कभी टॉपिक्स निकलते रहते तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। हर एक टॉपिक पे अगर आप डीप डिस्कशन चाहते हो कमेंट में लिखते ज़रूर रहना। तो शुरू करते हैं अब ये लेसन। तो यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस इमेज लिया है, आप देख सकते हो, और बहुत ही लूज वे में यहाँ पे मैं स्केच करूंगा। हालांकि मैं थोड़ा धीरे बना रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा पॉइंट्स में समझा सकूं, लेकिन बेसिक आइडिया आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाहता हूँ मैं। अगर आपने मेरे स्ट्रेट लाइन वाली वीडियो देखी है, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से हम प्रपोर्शन जजमेंट करने के लिए पहले इमेज को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करते हैं, उससे हमारी प्रपोर्शन जजमेंट एबिलिटी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो वो वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। अगर नहीं देखी तो आप ज़रूर देखना, इस वीडियो के बाद देखना लेकिन। ओके,
तो स्ट्रेट लाइन में हमारा आइडिया बेसिकली ये था कि पहले ड्राइंग को आराम से पहले मार्किंग करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, उसके बाद उसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम उसको इजीली जज कर सके, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को जज करना ज़्यादा आसान होता है किसी कर्व के कंपैरिजन में। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली हम कर्व बना रहे हैं, डायरेक्टली हम जो हमें इमेज रेफरेंस इमेज में दिख रहा है उससे रिलेटेड जो कर्व बनते जा रहा है हम उसको रफली बनाते जा रहे हैं। ओके, बहुत ज्यादा परफेक्शन को नहीं देख रहे हैं कि एग्जैक्ट वहीं पे होना चाहिए, एग्जैक्ट प्रोपोर्शन एग्जैक्ट होना चाहिए। हाँ, ध्यान में रहेगा कि प्रोपोर्शन एकदम ऐसा भी ना बिगड़ जाए कि वो कुछ अलग ही दिखने लग जाए। बेसिक प्रोपोर्शन जगह पे रहने चाहिए और वो टाइम के साथ और ज्यादा डेवलप होते जाता है, लेकिन एक आइडिया मिल जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया था। तो ये इमेज आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इस इमेज को देख सकते हो और अभी जो मैं इमेज बना रहा हूँ उसको देख सकते हो, और एंड में इसको आप कंपेयर करके भी वापस समझ सकते हो कि ये इमेज जो मैंने आपको अभी दिखाई, जो मैंने आप पहले बनाया था, तो ये थोड़ा टाइट ड्राइंग इसको आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक एक चीज को पहले ड्रॉ किया, आंखें कहाँ पे आएंगी, उसके बाद उसको पहले सिंपल लाइन में कन्वर्ट किया, फिर उसको धीरे धीरे टुकड़ों में डिवाइड किया, थोड़ा 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 करके उसमें हमने चीजें ऐड की। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं इस वीडियो में, जहाँ पे हम थोड़ा लूज बना रहे हैं, थोड़ा लूज स्केचिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम फ्री फ्लोइंग स्टेट में मैं धीरे 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 यहाँ पे चीजें ऐड कर रहा हूँ। अगेन मैं आपको ये पॉइंट वापस से रिपीट करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे थोड़ा धीरे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं, अदरवाइज रियल में मैं और थोड़ा फास्ट इसको ड्रॉ करता हूँ ताकि क्विक, थोड़ा सा और कम समय में हम एक क्विक जजमेंट ले सकें। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाना चाहूंगा कि क्विक स्केचिंग, लूज स्केचिंग को क्यों किया जाता है। सबसे पहली चीज कि लूज स्केचिंग करने से आप बड़ी पिक्चर को देखना, अपने आप को दिमाग में ये ट्रेन करते हो कि हमें बड़ी पिक्चर देखनी है, हमें डिटेल में शुरू से फोकस नहीं करना है। बड़ी पिक्चर का मतलब क्या कि जैसे ये पगड़ी है, ओके, इस पर्सन की, इस फिगर, इस फेस में जो पगड़ी इन्होंने पहना है, उस पगड़ी को एक तो ये हो सकता है कि हम स्ट्रेट लाइन में धीरे 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 बनाए ताकि सब सही आए। एक हो सकता है कि हम बेसिक आइडिया ले लें कि पगड़ी का जो शेप एक अंडा जैसे है, ओके, एक अंडे का शेप जैसे, तो हम बेसिकली एक रफ, एक वो शेप जो हमें फील हो रहा है वो शेप में हम एक रफ स्ट्रोक टाइप का ड्रॉ कर देंगे। एग्जैक्ट नहीं देखेंगे कि वो सेम टू सेम हो रहा है कि नहीं, हल्का सा ऊपर गया है तो हमारा भी हल्का सा ऊपर गया है कि नहीं, एग्जैक्ट वैसा ही हो, हम वो चीज फोकस नहीं कर रहे हैं जैसे एक आउटलाइन में होता है। हमारा ये फोकस है कि हम एक ओवरऑल शेप लें। अब यहाँ पे देख सकते हो कि पेन को जो मैं पकड़ा भी हूँ तो थोड़ा दूर से पकड़ा हूँ ताकि मेरा कंट्रोल पूरा पेन पे ना रहे, मेरा फोकस मेनली ये रहे कि वो पेन से जो बन रहा है वो बड़ी पिक्चर के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे एक हो सकता है कि मैं धीरे 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 फेस को, चीजों को ऐड करूं, ओके, पहले सिंपल स्ट्रेट में कन्वर्ट किया, फिर धीरे धीरे चीजें ऐड की। लेकिन यहाँ पे जो लूज जब हम करते हैं तो एक तरीके से ये हो सकता है कि हमने पेन को, पेंसिल को, ब्रश को, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, जो भी टूल आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको थोड़ा दूर से पकड़ा हुआ है और रफली बस एक ढीले ढाला हाथों से एक रफली अपने टूल को मूव कर रहे हो ताकि एक ओवरऑल शेप आपको मिल सके। ठीक है, ये चेहरा अंडा जैसा है तो एक अंडे का शेप एक रफली हाथों से हम देते हैं। और ये वाली टेक्निक बहुत सारे वो आर्टिस्ट इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर शुरुआत में जिनको लाइव आर्टवर्क बनाना होता है। आपने देखा होगा कई सारे आर्टिस्ट लाइव पोर्ट्रेट बनाते हैं या लाइव आर्टवर्क बनाते हैं, लाइव, ओके, किसी को सामने बैठा के, या लाइव स्टिल लाइफ बनाते हैं। तो उस केस में ये वाली टेक्निक बहुत काम आती है। क्यों? क्योंकि हम एक ओवरऑल पहले बेसिक शेप लेके अपने जगह को, जहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, कैनवस पे, पेपर पे, जहाँ पे भी हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसको हम थोड़ा सा ब्लॉक कर देते हैं कि हाँ ओवरऑल जो भी चीज आएगा इसके अंदर आएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो उसके अंदर चीजें ऐड कर सकते हैं। तो लूज स्केचिंग उस केस में भी बहुत हेल्प करता है एक बड़ी पिक्चर को कैप्चर करने में फटाफट से, ताकि हम अगले लेयर में चीजें ऐड ज्यादा कर सकें। तो इसलिए लूज स्केचिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इसलिए भी होती है। और एक इंपॉर्टेंस क्या होती है कि कई बार हमारे पास समय कम होता है, जैसे आप लाइव बना रहे हो या प्लेन एयर कर रहे हो या फिर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो, आपको आउटडोर कुछ बनाना है, तो लूज स्केचिंग जब हम करते हैं तो फटाफट से कोई चीज को हम कैप्चर कर लेते हैं ताकि हम उसको कम समय के अंदर ड्रॉ कर सकें, उसके एसेंस को कैप्चर कर सकें। और ये भी हो सकता है कि किसी आर्टिस्ट को अपने स्टूडियो में बहुत लंबे आवर की कोई पेंटिंग बनानी है या कोई बड़ा आर्टवर्क बनाना है या कोई डिटेल्ड आर्टवर्क बनाना है, लेकिन उसके पास स्टूडियो में तो समय है लेकिन उसको बाहर से इंस्पिरेशन मिल रही है, बाहर जाके वो कोई आर्टवर्क बना रहा है, तो वो क्या करते हैं, बाहर जाके एक रफ स्केचेस बना लेते हैं, रफ उसको लूज वे में उसको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि उनको आइडिया मिल जाता है, उसकी फोटोज खींच लेते हैं। फिर वो फोटो प्लस उन्होंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस किया लूज ड्राइंग की, उन दोनों का कॉम्बिनेशन को मिला के अपना स्टूडियो में आके अपना आर्टवर्क करते हैं। तो ये भी एक बहुत
ज़्यादातर किए जाने वाला टेक्निक है बहुत सारे आर्टिस्टों के द्वारा। तो इस तरीके की चीज़ें हमें तभी पॉसिबल हो पाती जब हम कैपेबल हों और डेली बेसिस पे लूज स्केचिंग करें। अब वापस से मैं अपनी वो इमेज दिखाता हूँ जो मैंने पहले बनाई थी, और आप इस इमेज को देखो जो मैंने अभी बनाई, और आप कंपेयर कर सकते हो लूज और थोड़ा टाइट के कंपैरिजन को आप यहाँ पे समझ सकते हो। ये वाला टाइट वर्क है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में अब ये वाला जो स्केच जो हमने अभी अभी बनाया। आज मैं घूमते फिरते ऐसी रफली वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मैंने बोला टॉपिक लूज है तो इस वीडियो को भी लूज रखते हैं। अब आप समझ रहे हो मीनिंग लूज का, लूज रखते हैं। ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं डिटेल्स पे कि बैकग्राउंड अच्छा हो, लाइटिंग अच्छी हो, मैं भी लूज वे में वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो समझो लूज का मतलब लूज, टाइट। अब आपको और क्लियर हो रहा होगा। ओके, तो सिर्फ इतनी सी बहुत सिंपल बात है। हालांकि अब क्या होता है ना कि किसी भी टॉपिक पे जब हम घुसते चले जाते हैं तो उसके अंदर की बहुत बहुत बातें हमें समझ में आने लग जाती है, जो शुरू में किसी एक वीडियो में बोल के समझा देना पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि मैंने तो जो पॉसिबल हुआ, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, वो मैंने आपके साथ शेयर करी। अब जब आप इन चीज़ों को करोगे, जो रिसर्चेज हैं वो करते रहोगे, जो और डीपली चीज़ों के अंदर घुसोगे, ऊपर ऊपर से घूमना और गहराई में जाना बहुत फ़र्क है। एक समंदर को ऊपर से देखना और समंदर के अंदर जाना बहुत फ़र्क है। ऊपर से समंदर दिख रहा है, हाँ बहुत बड़ा है, अरे ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मुझे फील हो रहा है, दिख रहा है, मुझे फील हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा गहरा भी होगा। लेकिन जब एक्चुअल में गहराई में उतरते हैं तो एक्सपीरियंस मिलता है कि सिर्फ गहरा ही नहीं है, इसमें हज़ारों खतरे भी हैं, इसमें करोड़ों तरीके के जीव जंतु भी हैं, और वो करोड़ों जीव जंतु की अपनी अलग अलग पहचान भी है जो इस समंदर के अंदर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, और उनका भी एक अपना लाइफ जर्नी है, उनकी भी अपनी एक लाइफ साइकिल है। तो अंदर जाते जाओगे तो फिर घुसते ही चले जाओगे, फिर तो मज़ा भी बहुत आता है, सीखने को भी बहुत मिलता है। और फिर जब आप अंदर से गहराई से उतर के फिर समंदर से बाहर निकल के वापस फिर समंदर को देखोगे, तो अब आप सिर्फ समंदर को ऊपर से नहीं देखोगे, फिर समंदर को आप एक्चुअल में डीपली फील करोगे कि समंदर है क्या, क्यों है, अंदर से कैसा है। तब जाके वो क्लैरिटी आएगी, तब आप किसी और को समझाओगे समंदर के बारे में, तो आपको भी लगेगा कि यार मैं समझाऊंगा तो बस ऊपर का तो मैं बता सकता हूँ, अंदर का तो इसको खुद ही डूबना पड़ेगा। तो वैसे ये जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स भी होते हैं ना आर्ट में, ये छोटे से छोटा टॉपिक भी बहुत अंदर तक हो सकता है, बशर्ते कि आप कितना रेडी हो उसको उस समंदर के अंदर जाने के लिए। क्योंकि हम सब इस जर्नी का एक हिस्सा है, कोई आगे है कोई पीछे है, लेकिन चलते चले जाना है। और जितनी ये चीज़ें होती हैं उन सबको सिर्फ सुनना नहीं। फॉर एग्जांपल आपने वीडियो देखी, कुछ बातें आपको समझ में आई, तो यहीं पर रुकना मत। ओके, इसमें और कितना रिसर्च कर सकते हो, कितना डीपली जा सकते हो, कितने और आप चीज़ें खुरद के निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। उन चीज़ों में अपने आप को रोकना मत, चलते चले जाना, तभी आपको और मज़ा आएगा। तब आप एक्चुअल में आर्ट की गहराई को समझोगे और आप और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होगी, और ज़्यादा आप इस फील्ड में बहुत ही उस वे में फिर आगे बढ़ोगे जिस वे में किसी और ने सोचा भी नहीं होगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं और किसी टॉपिक पे, कोई और भी ऐसा टॉपिक्स जो आपको लगते हो, या कोई और मेंटल स्टेट भी हो आर्ट रिलेटेड जो आप चाहते हो कि हम इसके ऊपर बात करें, तो शेयर करना। बहुत अच्छा फील होता है इन सब बातों को करते समय। एंड मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग, कीप ड्राइंग, टेक केयर, लव यू ऑल।